हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप ऑल आर वेल, है ना। और दोस्तों कैसे हो? ठीक हो सब? बढ़िया मौज में। हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, एलपीपी, है ना। और उसका पार्ट 1 भी कंप्लीट कर लिया। और पार्ट 2 में ग्राफिक मेथड में भी थोड़ा सा पोर्शन हमने कर लिया था। इसके अंदर ग्राफिकल मेथड में ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हम बस वो पढ़ेंगे। उसमें आई थिंक सो 5 या 6 एक्सेप्शनल केसेस है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश इट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्या आता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि देखो, जब मैंने आपको बताया था कि जब हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होती करती है वो पॉइंट होता है हमारा, है ना। वो पॉइंट होता है फिजिबल। बट इनफिजिबल का मतलब क्या हो कि अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, वो इनफिजिबल सॉल्यूशन है। पढ़ते हैं। सम टाइम द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट इन अ लीनियर LPP has no point which satisfy all the constraint. In such cases that LPP is said to have no feasible solution और इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको वही बताया कि जब हम क्या करते हैं, हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम अपनी जो प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट करने के बाद अपने पॉइंट्स को, जब हमारी जो लाइन है अगर वो इंटरसेक्ट होके एक कॉमन पॉइंट नहीं देती हमें, तो इसका मतलब होता है कि वो इनफिजिबल सॉल्यूशन है। या फिर हम कह सकते हैं कि LPP इज़ सेड टू हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो होता है, जैसे कि अब इसका एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, मैक्सिमाइज का केस है, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखे हैं, सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं इन्होंने। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यूज़ करके अपना एक्स वाई निकाल लिया और प्लॉटिंग कर दी, राइट। हमने प्लॉटिंग कर दी, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने प्लॉटिंग कर दी। अब देखो बच्चों, जब हमने लाइन ड्रॉ की तो हमारा क्या यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट निकल रहा है? कॉमन पॉइंट तो निकल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन नहीं है दोनों लाइन की, कहीं पे भी दोनों लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। अब कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो इसका क्या मतलब हो गया कि नो कॉमन पॉइंट। अब नो कॉमन पॉइंट, इसका क्या मतलब हो गया कि इनफिजिबल सॉल्यूशन। इसका मतलब हो गया कि LPP इज सेड टू हैव नो फिजिबल सॉल्यूशन और इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था इनफिजिबल सॉल्यूशन का, जो कि एक्सेप्शनल केस है ग्राफिक मेथड के अंडर, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं अपना। अब हमारा सेकंड आता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि वो बाउंड नहीं है कि एक ही कॉमन पॉइंट होगा। अनबाउंडेड का मतलब है कि वो बाउंड नहीं है, उसके कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब इसे रीड करते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वेन एवर LPP हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन फिजिबल रीजन, that is, it can't be contained in any circle and objective function is one we use to maximize, then the problem has an unbounded solution. Given any value of the objective function z, a feasible solution which a greater value of z can always be found. इसका मतलब देखो, अनबाउंडेड सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब यही होता है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब हम अपने ग्राफ पे प्लॉटिंग करते हैं और हमारे एक से ज़्यादा या 2 3 4 5 6 जैसे हमारे बहुत सारे हमारे जो कॉमन पॉइंट्स निकलते हैं, उसे कहते हैं हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई अनबाउंडेड सॉल्यूशन एक एक्सेप्शनल केस है ग्राफिक मेथड का, जिसमें हमारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स निकल सकते हैं, ठीक है। और हमने जो फिजिबल अभी पढ़ा था पीछे, उसमें इनफिजिबल सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि भाई जो उसमें तो कोई पॉइंट्स ही नहीं थे, राइट, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं था। बट अनबाउंडेड सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक ही कॉमन पॉइंट निकलेगा, ऐसा नहीं है। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। देखो, नीचे मैक्सिमाइज का क्वेश्चन गिवन है, राइट। ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन गिवन है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। मैंने इन तीनों को यूज़ करके अपनी इक्वेशन, अपना टेबल फॉर्म कर लिया। एक बार मैंने x को 0 पुट कर लिया, y की निकाली, फिर y 0 पुट कर लिया, x की निकाल ली। आप इसको खुद करोगे, मैंने जस्ट टेबल है ना, अपनी कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी तो मैंने डायरेक्ट टेबल बना दी। बाकी अगर आपको समझना है तो आप करके देखना। 2x + y = 4 में x रखना 0 और फिर y की वैल्यू निकालना। सिमिलरली इसमें फिर y 0 रखना, x की वैल्यू निकालना, इसमें भी x की
इसमें भी x की, तो आपको यही टेबल मिल जाएंगे। अब आपको क्या करनी है, आपको प्लॉटिंग करनी है अपनी ग्राफ्स की। एंड सी हमने अपनी जो तीनों टेबल ड्रॉ किए थे उनसे हमने अपनी प्लॉटिंग कर दी। अब आप देखोगे तो आपका एक कॉमन पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है। एक कॉमन पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है ना। एक कॉमन पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है। अब आप खुद देखो कि इसमें क्या है, एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, कि इसके कितने भी कॉमन पॉइंट्स निकल सकते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं है इसके अंदर कि 2 ही कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे, 3 कॉमन पॉइंट्स निकलेंगे। अनबाउंडेड है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कैन बी अराइज्ड इन दिस, सो इट इज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो LLP इज said to be LLP carry sorry I'm sorry LPP is said to be an unbounded solution. LPP is said to be an unbounded solution. Got it? सो गाइस होप आपको ये 2 पॉइंट तो क्लियर हुए होंगे। फर्स्ट हमारे 2 एक्सेप्शनल केसेस पढ़ चुके हैं हम। फर्स्ट हमारा जो एक्सेप्शनल केस था वो था इनफिजिबल सॉल्यूशन का, जिसमें कि कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। सेकंड हमारा था अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं। कोई पर्टिकुलरली हमें नहीं पता होता है कि 1 कॉमन पॉइंट निकलेगा, 2 कॉमन पॉइंट निकलेंगे, 3 कॉमन पॉइंट निकलेंगे। इट कैन बी एनी नंबर और इट कैन बी इन्फिनिटी। ओके, अब हमारे पास थर्ड जो एक्सेप्शनल केस है, वो थर्ड एक्सेप्शनल केस क्या है हमारा, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा है कि LPP में in LPP situation may arise when there is a possibility of more than one optimal solution. In such a situation we use say that there are multiple solution to the problem. वही मतलब है इसका कि जिस केस में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं जिस केस में, उसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिस केस में, जिस सिचुएशन में एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होते हैं उसे हम मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, तभी हम उसे मल्टीपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन है the objective function must be parallel to constraint which form a boundary of a feasible reason. जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो पैरेलल होना चाहिए कंस्ट्रेंट के, जो एक फिजिबल रीज़न की बाउंड्री फॉर्म करे। सो गाइस थर्ड यही था हमारा मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं तो उसे हम मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम इसे मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो पैरेलल होगा कंस्ट्रेंट्स के, जो फॉर्म करे फिजिबल रीज़न, फॉर्म करे एक बाउंड्री फिजिबल रीज़न की, ठीक है। फर्स्ट हमारी कंडीशन ये थी। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकंड कंडीशन है द कंस्ट्रेंट मस्ट फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिमल मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो देखो गाइज हमने अपनी 3 जो एक्सेप्शनल केसेस है वो पढ़ लिए हैं। देखो बेसिकली थ्योरी है तो थ्योरी आप खुद पढ़ लेना, मैंने वैसे थोड़ी बहुत आपको बता भी दिया और समझ भी आई होगी आपको शायद, ठीक है। बट इसको अगर आप किसी बहुत बच्चों को ना ये समझ नहीं आएगा तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन को, जो ये एक्सेप्शनल केस है उसको। तो मैक्सिमाइज का केस इन्होंने ले रखा है जिसमें 4x + 3y लिख दिया और यहाँ पे इसने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे दिए। फिर हमने दोनों सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स को उठा के अपना टेबल ड्रॉ कर लिया और x इसमें 5 है तो हमारा जो हमने y लेट किया है वो हमारा क्या हो जाएगा 0, इसमें 0 x हो जाएगा, y हमारा 6 हो जाएगा, राइट। गॉट इट। अब हम इसको अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हमने अपने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमारा ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद ऐसा डायग्राम ड्रॉ हो गया। इतनी बात समझ आई। अब देखो ये डायग्राम फॉर्म हो गया। अब आप इसके अंदर देखोगे कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन नहीं है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस है। अगर आप देखोगे तो देखो इस पॉइंट पे मल्टीपल, इस पे, ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देंगे। तो हमारा कोई एक
पॉइंट नहीं है जो हमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है. देर आर नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, सो इट इज़ सेड टू बी मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन. गॉट इट. बाकी आप ना इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना. अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब तो कॉमन सी बात है कि मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है. ठीक है. अब हमारे पास लास्ट और नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस है रिडंडेंसी. और ठीक है, वो भी सिंपल सा है, छोटा सा है, ध्यान से समझना, आ जाएगा समझ, कोई बड़ बिग डील नहीं है इसके लिए. सो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? अ कंस्ट्रेंट इन अ गिवन एलपीपी इज सेड टू बी redundant if visible reason of problem remain unchanged by deleting that constraint. इसका मतलब क्या है कि इसमें यही बोला गया है कि अगर रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतू. रिडंडेंसी का मतलब होता है फालतू. ओके. फालतू कह सकते हो, बेकारी कह सकते हो, अतिरिक्त कह सकते हो. ठीक है. तो रिडंडेंसी का मतलब होता है बेसिकली फालतू. तो इसका क्या मतलब है कि जो एक कंस्ट्रेंट है, ठीक है, अगर मैं उसे डिलीट कर दूं, एक मान लो आपको 4 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे और मैं अगर आप एक सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को डिलीट कर देती हूँ और बाकी के जो 3 हैं उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ. ठीक है. बाकी के तीन को ऐसे ही छोड़ देती हूँ. बट जब मैंने उस एक को डिलीट किया, उस एक को हटाया, तो उससे ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. हमारा जो फिजिबल रीज़न है ना, जो हमारा शेडेड पोर्शन, जो फिजिबल रीज़न आया हमारा प्रॉब्लम का, वो चेंज नहीं हो रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. जो वो डिलीट किया ना, जो हमने कंस्ट्रेंट डिलीट किया, उस कंस्ट्रेंट के डिलीट होने से हमारे फिजिबल रीज़न पे कोई चेंज नहीं पड़ा. तो उसे कहते हैं हम रिडंडेंसी. मतलब फालतू का था वो कंस्ट्रेंट, इसीलिए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अगर भाई वो फालतू ना होता तो देखो इफेक्ट पड़ता. कॉमन सी बात है, अगर भाई मेरे पास 2 पेन थे, एक पेन फालतू था, अगर वो खो भी जाए तो मुझे उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट जो पेन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरे को अच्छा लगता था, जो फालतू नहीं था, अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो मुझे दुख होगा थोड़ा बहुत, है ना. राइट. तो वही बात है कि एक कंस्ट्रेंट जो कि फालतू था उसे मैंने डिलीट कर दिया उठा के, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई चेंज ही नहीं आया. जो फिजिबल रीज़न था ना प्रॉब्लम का, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ. देखो अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम. ये है मिनिमाइज का क्वेश्चन है. इसमें 6x + 10y दे रखा है. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं आपको. ठीक है. और हमने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स फर्स्ट वाला उठाया और हमने टेबल ड्रॉ कर लिया अपना यहाँ से. राइट. अब वहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली. इसमें हम देखेंगे x की दे रखी है तो y की 0 होगी, इसमें y की दे रखी है तो x की 0 होगी. ये चीज़ तो आपको क्लियर है ना. ऑब्वियसली ये चीज़ तो क्लियर होगी. अब हमने नीचे देखा, हमने अपना डायग्राम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया और हमारा डायग्राम ऐसा शो हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो ये आपका डायग्राम उससे शो ऑफ होता है. जब हम देखेंगे तो ये सारे आउटवर्ड हैं. ठीक है. मतलब शेडेड पोर्शन आउटवर्ड है. ठीक है. और इसका भी आउटवर्ड शेडेड पोर्शन है और इसका भी आउटवर्ड ही शेडेड पोर्शन है. तो आप अगर देखोगे तो मेरा कॉमन फिजिबल पॉइंट क्या बन रहा है? मेरा कॉमन फिजिबल पॉइंट इन दोनों लाइनों को बना के यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये बन रहा है कॉमन. राइट. है ना. ये बन रहा है. तो आप इसके अंदर देखोगे तो मेरा इस लाइन के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे, है ना. कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा कॉमन फिजिबल पॉइंट तो इन दोनों लाइनों से बना के मिला है. ये ऊपर की तरफ और ये यहाँ, है ना. तो ये जो है ये कॉमन फिजिबल पॉइंट बना है हमारा. और इस लाइन से मुझे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा. क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि भाई इस लाइन का होना ना होना मेरे फिजिबल रीज़न को अफेक्ट नहीं कर रहा है. तो हम इस कंस्ट्रेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं. तो वही बोला था डेफिनेशन में कि एक कंस्ट्रेंट इन गिवन एलपीपी इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ फिजिबल रीज़न ऑफ अ प्रॉब्लम रिमेन अनचेंज्ड बाय डिलीटिंग दिस. अगर मैं इसको अगर ये मेरा फिजिबल रीज़न है और मैं इस कंस्ट्रेंट्स को डिलीट कर देती हूँ तो क्या मेरे फिजिबल रीज़न में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, वो अनचेंज्ड होगा. तो उसे कहते हैं हम रिडंडेंसी. तो होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी, है ना. तो इसमें हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें हमारे 4 जो थे वो एक्सेप्शनल केसेस थे. उन एक्सेप्शनल केसेस को पढ़ो, समझो, ना आए तो पूछो, कमेंट
में पूछो, जैसे आपको पूछना वैसे आप पूछो। और अगर आप कहोगे टेलीग्राम की आईडी मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम क्या चैनल है वो बता दूँ, तो मैं आपको लिंक में वो भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। बट आप समझो, और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ पूछो, क्योंकि देखो डाउट कब आएंगे, जब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई डाउट नहीं आएगा। अभी तो आप पता है मेरी वीडियो देख के सबको ये लग रहा होगा कि मुझे आ गया, बट गाइस कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके देखा करो हर टॉपिक के, ठीक है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। ये वीडियो हमारी छोटी थी क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा छोटा था, इतना बड़ा नहीं था चैप्टर, और इजी था, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में अपने 4 एक्सेप्शनल केसेस को कंप्लीट किया है। पिछली वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड देखा था, उससे पिछली वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन किए थे जो स्टेटमेंट के थे, उससे पहले हमने अनस्टेटमेंट वाले किए थे, राइट। तो ऐसे ही हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 4 जो कि LPP है, और जिसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और ग्राफिकल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर देना, एंड शेयर कर देना, कमेंट लाइक जो आप कर सकते हो वो आप कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता देना। इस चैप्टर की PDF भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इस चैप्टर की वीडियो जो फर्स्ट वीडियो होगी ना इस चैप्टर की, उसमें आपको कमेंट सेक्शन में PDF मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, होप ऑल एन्जॉयड, हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।